नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े। क्या पढ़े? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या पढ़े। और इसका वास्तविक संख्या दो प्रकार पढ़े थे, परिमेय और एक पढ़े थे अपरिमेय। और इसमें एक और पढ़े थे हम लोग सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या? वैसी संख्या जो रियल में है, यानी जिसका हम लोग दैनिक जीवन में या फिर कई तरह के अपने दैनिक क्रिया में यूज करते हैं, जिन संख्याओं को वास्तविक संख्या हो गया। और काल्पनिक संख्या है कि वैसी संख्या है जिसकी सिर्फ कल्पना की गई, वास्तविक वो है नहीं, तो वो काल्पनिक संख्या हो गया। इसका क्या पहचान होता है? किसी भी संख्या के साथ अगर आई लगा हुआ है तो वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या। इसके अंदर हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि आई का मान क्या होता है? √(-1). इस तरह आई का मान, ये फॉर्मूला भी पढ़े थे। और सम्मिश्र संख्या का पढ़े थे कि सम्मिश्र संख्या क्या है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को संयुक्त रूप से लिखने के एक तरीका है। तो ये किस रूप में रहता है? तो सम्मिश्र संख्या का हम लोग रूप पढ़े थे कि ये जनरली होता है a+i(b) के फॉर्मेट में रहता है। ये जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर 5+i या 2 या 2i आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं है, 2i लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना है? 5 और b का मान 2। तो ये जो आगे वाला जो पार्ट है, यानी प्लस के आगे जो है ये वास्तविक संख्या का भाग कहलाएगा और पीछे वाला जो भाग है ये काल्पनिक संख्या का भाग कहलाएगा। और इन दोनों को से मिलकर क्या बना है? सम्मिश्र संख्या। तो इन चीज़ों को हम लोग पहले पढ़े। और वास्तविक संख्या के दो प्रकार पढ़े, परिमेय और अपरिमेय। तो एक बार इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। परिमेय, परिमेय में क्या पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या शर्त था? पहला शर्त था कि p/q के रूप में। ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी दोनों का मतलब बटा ही होता है। इस तरह भी बटा दे सकते हो, इस तरह भी। तो p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे कंडीशन ये था कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, यानी पूरा अंक होना चाहिए, तो वो परिमेय का लगा। और दूसरा कंडीशन ये था कि q का मान 0 के बराबर ना हो, यानी q का मान 0 छोड़ के कुछ भी हो, यानी कि 0 छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो। और अपरिमेय में इसका जस्ट अपोजिट पढ़े थे। अपरिमेय में क्या पढ़े थे? अपरिमेय इसमें पढ़े थे कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या पूर्णांक हो, और यहाँ भी कंडीशन था q के मान >= 0 हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग वृत्त का जब भी क्षेत्रफल या परिधि निकालते हैं तो वहाँ पे पाई का यूज करते हैं। पाई आप लोगों ने सुना होगा, ये पाई है। क्या है? पाई। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। कई बार जब पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या, परिमेय क्यों परिमेय, तो पाई क्या? अपरिमेय। लेकिन इसका जो मान हम लोग लेते हैं 22/7 या फिर 3.14, ये क्या होता है? परिमेय होता है। क्योंकि इसको देखिए दशमलव है तो दशमलव हटा के इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के बदले 1 आएगा और इधर 2 0, इधर 2 अंक है तो 2 0 आएगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये परिमेय और अपरिमेय की बात हो गई। अब परिमेय में हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। और एक पढ़े थे पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या, यानी कि जो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है कि जब प्राकृत संख्या में हम लोग 0 को भी शामिल कर लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक। तो इस तरह बोलेगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो 1। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो गया 0 और सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1। तो ये सब एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं पूर्णांक का। पूर्णांक भी उसी दिन पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में हम लोग। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी कि पूरा अंक। जैसे 0 भी पूरा अंक है, 1 2 3 इसी तरह बढ़ते जाएगा इधर अनंत तक। और माइनस में बढ़ा सकते हैं, -1 -2 -3, तो इस तरह ये सभी क्या करेंगे? पूर्णांक करेंगे। तो 0 के दाईं ओर जो है वो क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक, और 0 के बाईं ओर जो है वो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये पूर्णांक हो गया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, ये सब संख्या क्या होता है इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं आप सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से कट जाए, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा, वह क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे बात करें 56 ने कोई संख्या ली है, तो ये क्या 2 से कट रहा है? इसमें 2 से भाग देके देखेंगे, अगर पूरा कट जाएगा 2 बार लगेगा 4, 1 फिर आएगा 6, तो 8 बार में 16, इस तरह से पूरा क्या कट जाएगा। तो पूरा जब कट जाएगा तो ये संख्या कैसी है? सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या होगी। अब बात करें विषम संख्या, तो इसका जस्ट अपोजिट। विषम संख्या क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या ऑड नंबर, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटे, जो संख्या 2 से नहीं कटे, यानी कि 2 से पूरा नहीं कटे। जैसे अगर लेते हैं यही 57 ले लें, यहाँ पे 2 से काटेंगे
2 बार में 4, फिर आएगा 7 17 हो गया, 8 बार में 16। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा नहीं कटा, एक शेष बच गया, तो भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं तो पॉइंट में जाएगा, तो पूरा नहीं कट रहा है। तो ये जो तुम्हारा 57 है ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑड नंबर। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं, इसका अंग्रेजी नाम होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो ये करा कि जो एक और खुद से कटे, यानी कि जिसमें एक से भाग लगे और खुद से। तो हम तो जानते हैं कि जितने भी संख्या हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जितनी भी संख्या है उसमें सभी में एक से भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है। तो जो इसमें सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से, जैसे बात करें 3, तो 3 में केवल एक से भाग लगे और खुद से यानी कि 3 से ही भाग लगे, तो ये कहलाएगा हमारा अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। इसका एक और परिभाषा होता है कि जिस संख्या में केवल 2 गुणनखंड हो, कितना, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो वह भी कहलाएगा हमारा अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड ज़्यादा पहले समझ लेते हैं। कोई भी संख्या का मान लेते हैं 6 लेते हैं, कोई संख्या छोटा से लेकर समझते पहले। कोई भी संख्या गुणनखंड कौन कौन संख्या हो, तो किसी भी संख्या का जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें जिस से भाग लगेगा वह सभी कहलाएगा उसका गुणनखंड। जैसे 6 में 1 से भाग देंगे तो पूरा लग जाएगा, तो 1 भी से गुणनखंड है। 2 से भाग देंगे तो 2 से भी पूरा भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और फिर 6 खुद यानी 6 से भाग लगेगा। इसके अलावा किसी और से भाग लग सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी और से भाग नहीं लगेगा। तो ये 6 का गुणनखंड 4 गुणनखंड हो गया। उसी तरह बात करें 10 का, तो 10 का किससे भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है, 1 से तो सब में लगेगा, इसमें 2 से भी लगेगा 5 बार में, फिर किस लगेगा 5 लगेगा और फिर खुद 10 लगेगा, इसका भी 4 गुणनखंड। तो ये इसका गुणनखंड है। एक गुणनखंड होता है, एक अभाज्य गुणनखंड होता है। गुणनखंड जब निकालते हैं तो हम लोग किसी भी संख्या का तो देखते हैं उसमें किस से भाग लगा, जिससे भाग लगेगा वो सभी उसका गुणनखंड होता है। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के क्या करते हैं हम लोग, इस तरह भाग करते हैं, पहले 2 से फिर 5, फिर अब तो लगेगा ही नहीं, 2 से 3 से 4 से किसी से नहीं लग रहा था। इसका 10 का अभाज्य गुणनखंड बात करते हैं 2 और 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5, लेकिन पूरा गुणनखंड क्या है, 1 2 5 और 10। इसी तरह बात करें 20 का, तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले पूरा गुणनखंड निकालते हैं। पूरा कौन कौन, तो 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा और 20 से लगेगा। इसके अलावा इसमें और किसी से भी भाग नहीं लगेगा, तो इसका ये सारा गुणनखंड निकालेगा। लेकिन जब इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 20 है तो यहाँ से इस तरह के जो एलसीएम को निकालते हैं, तो 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे 5। अब नहीं लगेगा क्योंकि अब 2 से देंगे तो लगेगा 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो 5 से ज़्यादा दे भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ लास्ट 5 है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 5, कितना 5। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड और ये होता है पूरा गुणनखंड। तो ये आप लोग को गुणनखंड समझ आ गया ना। अब आ जाते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पे। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, सिर्फ कितना, 2 गुणनखंड हो, वो भी कौन कौन, एक तो 1 रहेगा और खुद वही रहेगा। जैसे बात करें हम लोग 2 3 5 7 11 13, तो यहाँ जितना भी एग्जाम्पल हम लोग लिए तो आप देख पाए होंगे कि किसी भी संख्या को हम लें तो उसमें एक और खुद से ही भाग लगेगा, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा। तो ये सभी संख्या क्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी न्यूनतम सम अभाज्य। तो सम का मतलब क्या, जो 2 से कट जाए, तो ये 2 तो 2 से कटेगा, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो न्यूनतम सम अभाज्य संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, अभाज्य सम अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। नेक्स्ट सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। अब सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा तो अनंत तक ही जाएगा, तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या नहीं होता। थोड़ी खांसी हो गई है। अब बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो जस्ट उसका अपोजिट रहेगा, वो कहा क्या, अभाज्य में क्या आगे कि क्या कहा कि एक और खुद से भाग लगे। तो ये कहता है कि एक से भाग लगे, खुद से भी भाग लगे और उसके अलावा भी किसी और से भाग लगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या होगा यानी कि संयुक्त संख्या। या इसको गुणनखंड के रूप में परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। एक तो खुद एक रहेगा और खुद वही रहेगा और उसके अलावा भी उसका एक गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 4 6 8 9 भी ले सकते हैं, 10 फिर 12। तो ये जो सभी संख्या जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं ये सभी हमारा भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या है। जैसे 4 की बात करें तो 4 में किसे किसे भाग लगेगा, 1 से लगेगा और खुद 4 से लगेगा ही, इसके अलावा भी 2 से लगेगा। तो कम से कम कितना गुणनखंड आ रहा है, 3 गुणनखंड। तो यही तो कर रहा है, 1 से और खुद के अलावा भी किसी और से भाग लगे। तो 1 से तो लगा है, 4 में 4 से लगा और 1 से लगा, यानी खुद से भी लगा और 1 से लगा, उसके अलावा किससे लगा, 2 से लगा। तो ये भी हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या कहलाएगा यानी कि संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब इससे बात करें सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कौन होता है, 4। ये ध्यान रखना कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, 4। अब एक होता है सह अभाज्य संख्या। खांसी थोड़ी बढ़ गई है। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसी संख्या होती है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, यानी कि जिसका उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मिलने वाला, यानी कि वैसी 2 संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड निकालेंगे और उसमें केवल एक ही गुणनखंड मैच करेगा, तो वह कहलाएगा हमारा सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से
एक लेते हैं 2 और 3, तो गुणनखंड निकालते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 में किससे लगेगा, 1 से लगेगा और खुद 2 से लगेगा। 3 में बात करें तो किससे लगेगा, 1 से और खुद फिर 3 से लगेगा। अभी दोनों में देखिए कॉमन गुणनखंड कौन है, तो 1 देख रहे हैं कॉमन गुणनखंड है। तो इस तरह से 2 और 3 कैसी संख्या है, सअवाय संख्या। इसको कभी मौसम के रूप में परिभाषित करते हैं कि महत्तम समवर्तक में ये भी बोलता है कि वैसी 2 संख्या है जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। तो ऐसे ही तो महत्तम समवर्तक निकालते हैं, उसे गुणनखंड निकालते हैं, उसे कॉमन फैक्टर लेते हैं। जो कॉमन गुणनखंड होता है वही उसका महत्तम कहलाता है, महत्तम समवर्तक। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें इसी तरह, तो मान लेते हैं 17, थोड़ी बड़ी संख्या, हाँ इसमें लेते हैं, एक लेते हैं 18 और एक लेते हैं नहीं थी तो हो जाएगा हमारा, एक लेते हैं 11, एक 18 11 लिया है। तो 18 का गुणनखंड देखते हैं क्या आता है, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से भी लग जाएगा और 9 से भी लगेगा और कुल 18 से लगेगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। 11 का गुणनखंड देखें तो 1 से लगेगा और कुल कितना से लगेगा, 11 से लगेगा। यानी कि इसमें कॉमन गुणनखंड निकालना कितना आता है, सिर्फ 1, इसके अलावा कोई मैच करता है नहीं। तो ये भी कैसी संख्या, 18 और 11 सअवाय संख्या। तो यहाँ से एक चीज ध्यान देगा कि जब भी हम लोग सअवाय संख्या की बात करेंगे तो उसमें से कम एक अवाय संख्या रहेगा, तभी वो दोनों सअवाय बन पाएगा। यानी 2 संख्या को जब जोड़ा लेंगे तो उसमें से एक अभाज्य रहेगा और एक भाज्य रहेगा, या फिर दोनों अभाज्य रह सकता है लेकिन दोनों भाज्य कभी नहीं होगा। जब वो दोनों भाज्य हो जाएगा तो वह सअवाय संख्या नहीं बन पाएगा। ये हमारा हो गया सअवाय संख्या। अब बात करते हैं विभाज्यता का नियम, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मैथ बनाते हैं तो वहाँ पे भाग देने में, बार बार चेक करने में क्या होता है, बहुत टाइम जाता है। तो टाइम की बचत करने के लिए हम लोग को विभाज्यता का तरीका जो है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं उसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले समझते हैं हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम। 1 से क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या विभाज्य होती है, यानी कि सभी संख्या में 1 से भाग तो लग ही जाता है। बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8, यानी वैसे किसी भी संख्या को अगर लेते हैं और उसका इकाई अंक सिर्फ देखना है और अगर 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चलिए जिसका एग्जाम्पल देखते हैं 12 210 1590 या 92 लेते हैं। ये सभी जो संख्या देख रहे हैं कोई इकाई अंक देखना है, इकाई अंक से कितना है 2, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 2। तो इकाई अंक क्या 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो वह 2 से विभाज्य होगा। तो ये सभी सारी संख्या 2 से क्या है विभाज्य। अब बात करते हैं 3 से विभाज्य नियम क्या है कि अंकों का योग कितना 3 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या अगर हमें दी जाती है और अगर वो उसके अंकों को जोड़ेंगे और 3 से अगर विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या लेते हैं 342, तो एक संख्या, अब यहाँ पे 3 से भाग लग रहा है, इसको चेक करना है, नहीं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जो अंक दिया उसको जोड़ लेंगे, 3 + 4 + 2 कितना आता है 4 3 7 2 9। तो 9 को अब देखना है कि जो योग आया हमारा वह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 9 तो 3 से आराम से विभाज्य है, यानी कि पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या 342 यह भी 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो यह 3 से विभाज्य करनी है। अब समझते हैं 4 से। 4 से क्या है कि दहाई और इकाई से जो बनी संख्या है, दहाई और इकाई से बनी संख्या का 4 से विभाज्य। कोई भी संख्या लेंगे और उसकी संख्या, उस संख्या में अगर दहाई और इकाई से जो संख्या बन रही है वह 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक संख्या मान लेते हैं, ले लेते हैं 9436। अब ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको देखना है दहाई और इकाई अंक देखना है। इसका दहाई और इकाई कितना, दहाई 3 है, इकाई 6 है। तो इससे जो संख्या बनेगी कितना बन रही है 36 बन रही है। अब 36 देखते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो 4 के टेबल में 36 आ जाता है 9 बार में, इसका मतलब 36 4 से क्या विभाज्य है, ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, कोई भी संख्या रहने दे इसमें, कोई भी संख्या, किसी भी तरह की संख्या, सिर्फ हमें देखना है इकाई अंक। अगर इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 510 9415, तो सिर्फ इकाई अंक देने, इसका अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक 0। तो इकाई अंक अगर 0 है या 5 है तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। ये 5 से विभाज्य का नियम हो गया। अब बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो ये और सिंपल है, ये कहता है कि 6 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 2 × 3 आता है। तो ये कहता है कि 2 और 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे संख्या लेते हैं 642 लिए एक संख्या लिए। अब देखते हैं 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से क्या तरीका करेगा, इकाई अंक ये होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो इकाई कितना है 2 मैच हो गया इसमें, मतलब 2 से विभाज्य है। 3 से क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य, अंकों का योग देख लेते हैं 6 4 10 2 12, 12 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो दोनों से जब विभाज्य है तब वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, मतलब ये जो संख्या 642 है यह 6 से भी विभाज्य है। तो ये हो गया 6 से विभाज्यता का नियम। अब समझते हैं 7 से क्या है नियम। करेंगे इकाई अंक का दुगना और शेष अंक जो बच गया उसकी शेष अंक से बनी संख्या का अंतर या तो 0 हो या 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से।
जैसे संख्या लेते हैं 343, 7 से चेक करना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखना है इकाई अंक और शेष अंक से की बनी इसकी संख्या, शेष अंक जो बच जाएगा उससे जो संख्या बनेगा उसका अंतर लेना है हमको। तो इकाई अंक कितना है 3, इसका दुगुना कितना, दुगुना 2 से गुना, 3 का दुगुना 6। अब जो शेष संख्या है, शेष संख्या कितना बच गया 34, इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का क्या देखना है अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 34 और 6 का अंतर, अंतर का मतलब था कि बड़ा में से छोटा को घटा देना है। 34 में 6 घटाएं कितना आएगा 28। अब ये 28 7 से विभाज्य है कि या नहीं है, जीरो अंतर या तो जीरो हो या फिर 7 से विभाज्य। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर क्या है 7 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या 343 यह भी क्या होगी 7 से विभाज्य हो गया। ये हो गया 7 से विभाजक नियम। अब समझते हैं 8 से। 8 से विभाजक नियम क्या है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई से जो संख्या बनी वो 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या वो क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। जैसे 90,832, इस तरह लिया, कोई संख्या लिया है 90,832। अब करेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई से जो संख्या बनी, तो चलिए देख लेते हैं। ये इकाई हो गया 2, दहाई हो गया 3, सैकड़ा हो गया 8, तो इससे जो संख्या बनी कितना बनी 832। अब देखना कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं 832 8 से विभाज्य है कि नहीं। एक बार में 3 लाएंगे, नीचे नहीं भागेगा तो 0 देंगे, यहाँ पे 2 लाएंगे तो 4 बार में हो जाएगा 32, कट गया पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इकाई ये सैकड़ा, दहाई और इकाई से जो संख्या बन रही है वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या 90,832 यह भी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो ये हो गया 8 से विभाज्यता का नियम। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाज्यता नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ये जस्ट 3 को फॉलो करता है। 9 किसको फॉलो करता है 3। जिस तरह 3 में कहा था कि अंकों का योग 3 से विभाज्य, उसी तरह 9 भी कहता है कि अंकों का योग किससे हो विभाज्य 9 से विभाज्य। एग्जाम्पल से बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल की बात करें, कोई संख्या लेते हैं 9,189। अब अंकों का योग देखते हैं इससे कितना है 9 + 0 + 1 + 8 + 9, जोड़ लेते हैं 9 0 9 ही होगा, 9 1 10 10 और 8 18 18 9 कितना हो गया 27। तो ये जो 27 आया ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, 3 बार में विभाज्य है। इसका मतलब जो पूरी संख्या है 90,189 यह भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। ये हो गया 9 से विभाज्य का नियम। अब बात करते हैं 10 से विभाज्य का नियम। 10 से विभाज्य का नियम क्या है, करेंगे इकाई अंक 0, यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। ये तो सिंपल है, जैसे 9,870, 1,50,680, इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0, इसका मतलब सभी संख्या क्या होगी 10 से विभाज्य होगी। तो ये रहा हमारा आज का विभाज्यता का नियम और ये सभी संख्याएं जो हम लोग पढ़े। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो जल्दी मिलते किसी अगली वीडियो में।